वालेकुम सलाम शाकिर। वालेकुम सलाम। एम आई ऑडिबल? इज स्क्रीन विजिबल? सब कुछ ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम फाजिला। वालेकुम सलाम। इफ एवरीथिंग इज ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एनर्जी रूल्स। तो बेसिकली हमने यहाँ तक कंसेप्ट ऑफ शेल्स, सब शेल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट्स ऑर्बिटल्स, और स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी रूल्स। अब हमें पता है कि हमारे पास एस सब शेल होता है और पी सब शेल होता है। वी हैव डी सब शेल, वी हैव एफ सब शेल एंड सो ऑन, है ना। तो ये भी हमें पता है कि S subshell can accommodate a maximum of 2 electrons. P subshell can accommodate a maximum of 6 electrons. Word maximum is very, very important over here. D subshell can accommodate a maximum of 10 electrons and F subshell can accommodate a maximum of 14 electrons. ये बात हमें पता है ना। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है या किस सबशेल की एनर्जी कम है। तो एनर्जी रूल्स में सबसे पहला रूल जो हम पढ़ेंगे, that is known as rule of n. rule of n. तो रूल ऑफ एन इज मतलब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना है। बेसिकली हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करेंगे। अगर n का वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ऑफ n अगर ज्यादा है, तो एनर्जी भी ज्यादा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये बोहर मॉडल से ये एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी बोहर मॉडल की, कि अगर n इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे आपको, फॉर एग्जाम्पल, दो सबशेल्स है मेरे पास। एक मेरे पास 3p सबशेल है और एक मेरे पास 4p सबशेल है। तो इन दोनों में कम एनर्जी किस सबशेल की है? आपको बताना है इन दोनों में कम एनर्जी किस सबशेल की है, सिर्फ रूल ऑफ एन यूज करके। सो बेसिकली मैं कहूंगा इसके केस में एन का वैल्यू 3 है और इसके केस में एन का वैल्यू 4 है। जहां पे वैल्यू ऑफ एन कम है वहां पे एनर्जी कम होगी। सो वी कैन से 3p सबशेल की एनर्जी कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ 4p सबशेल। क्लियर? लेकिन ये रूल ऑफ एन हमें हर बार रिजल्ट्स नहीं देगा। ये रूल ऑफ एन जो है, इट विल नॉट गिव अस रिजल्ट्स एट ऑल टाइम्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो कहाँ पे रिजल्ट नहीं देगा? पहले मुझे बता, ये चीज आपको क्लियर हुआ कि अगर एन ज्यादा होगा तब एनर्जी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल 3p और 4p ऑर्बिटल हमने कंसिडर किए। 3p के केस में एन का वैल्यू 3 है और 4p के केस में एन का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन बड़ा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है और मेरे पास 3d ऑर्बिटल है, यहाँ पे मुझे इनका ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अगर मुझे ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे अगर मैं रूल ऑफ एन अप्लाई करूंगा, सो इन दिस केस एन का वैल्यू दैट विल बी 3। यहाँ पे भी एन का वैल्यू 3, यहाँ पे भी एन का वैल्यू 3। So I cannot decide on the basis of value of n the energy order of these three subshells. इन तीन सबशेल्स की का एनर्जी का जो ऑर्डर है, आई कैन नॉट डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ एन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रूल ऑफ एन प्लस एल यूज करेंगे। एन प्लस एल रूल यूज करेंगे। इसी को कहा जाता है बोहर बेरी स्कीम। दिस इज आल्सो नोन एज बोहर बेरी स्कीम। तो बोहर बेरी स्कीम याद रखेंगे। एन प्लस एल रूल ही हम मोस्टली यूज करेंगे, हर जगह यूज करेंगे। किसी भी सब शेल का कोई भी, अगर हमारे पास दो तीन सब शेल्स होंगे, उनका अगर एनर्जी ऑर्डर निकालना है, वी विल यूज रूल ऑफ एन प्लस एल। तो इस एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं एन प्लस एल रूल। पहले देखते हैं ये एन प्लस एल रूल जो है ये क्या बताता है। देखो, एन प्लस एल रूल का मतलब कि अगर एन प्लस एल ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। अगर n प्लस एल ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब जिस किसी सबशेल का n प्लस एल कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल अभी कोट की थी, दैट इज 3s ऑर्बिटल, 3s सबशेल, 3p और सबशेल, और मेरे पास 3d सबशेल है। अब अगर मैं यहाँ पे इनकी एनर्जी निकालूंगा तो आप हमेशा ऐसा करना जैसा मैं यहाँ पे करूंगा। ये n का वैल्यू लिखेंगे, ये l का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, इससे जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे लिखेंगे n प्लस एल। बताइए, इसके लिए n का वैल्यू क्या है? 3। इसके लिए n का वैल्यू क्या है? 3। इसके लिए n का वैल्यू क्या है? 3। अब l का वैल्यू देखना है। आप सबको याद होगा SPDF। इनके लिए l का वैल्यू जो है दैट इज 0 1 2 3, है ना। 0 1 2 3 मतलब s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2। सो व्हाट इज n प्लस एल? 3 प्लस 0 दैट इज 3।
यहाँ पे 3+1 दैट इज 4, यहाँ पे 3+2 दैट इज 5। तो मतलब एनर्जी किसकी कम है? सो 3s की एनर्जी कम है कंपेयर टू 3p, उसकी एनर्जी कम है कंपेयर टू 3d। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। बताइए मुझे, ये बात सबको समझ में आ गई? N+L रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कब अप्लाई करना पड़ेगा? जब आपको एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स डिटरमाइन करनी होगी, तो आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? N+L रूल अप्लाई करेंगे, एंड विद दिस N+L रूल यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स। तो चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि आपके पास 3D सबशेल है, आपके पास 4p सबशेल है, आपके पास 5f सबशेल है, आपके पास 2p सबशेल है, लेट अस से हमारे पास 4d सबशेल है। तो इनका हमें एनर्जी ऑर्डर बताना है। तो जल्दी से इनका एनर्जी ऑर्डर बताएंगे। देखो क्या करेंगे, 3d यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 4p, फिर उसके बाद 5f, उसके बाद 2p, उसके बाद 4d, एज सच जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। और उसके बाद क्या करना है, इनका वैल्यू ऑफ n और l लिखना है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ n लिखेंगे, बताइए कितना होगा? n इज 3, यहाँ पे n 4 है, यहाँ पे n 5 है, और हियर n इज 2 एंड और हियर n इज 4। उसके बाद l लिखेंगे। अब d के लिए वैल्यू ऑफ l कितना है? d के लिए वैल्यू ऑफ l 2 है, और p के लिए वैल्यू ऑफ l 1, f के लिए वैल्यू ऑफ l 3, p के लिए वैल्यू ऑफ l 1, और d के लिए वैल्यू ऑफ l कितना आएगा? 2 आएगा, है ना? अब यहाँ पे N+L रूल फॉलो करेंगे। N+L यहाँ पे 5 आ गया, N+L 5 आ गया, 5+3 8 आ गया, 2+1 3 आ गया, 4+2 6 आ गया। जिसका N+L ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब 5f की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो 5f पहले आएगा। उसके बाद 6 वाला दैट इज 4d की एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब उसके बाद है, तो इसका आएगा। उसके बाद 2 बार हमें 5 आता है। अगर N+L रूल में कंपटीशन आ गया, इफ देयर इज कंपटीशन इन N+L रूल, मतलब दोनों का N+L सेम आएगा, तब यूज करना है रूल ऑफ n। तो n रूल इन दोनों में देखो, यहाँ पे n का वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब इसकी एनर्जी इन दोनों के केस में ज्यादा आएगी, मतलब 4p की ज्यादा आएगी, उसके बाद 3d की, उसके बाद आपका आएगा 2p ऑर्बिटल। सो दिस विल बी द एनर्जी ऑर्डर। आई होप कि सबको ये बात क्लियर हो गई। पहले N+L रूल, उसके बाद अगर N+L में कहीं पे कंपटीशन आ गया, तो वहां पे n रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर? बताइए मुझे, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? ये था आपका N+L रूल, और बेस्ड ऑन दिस N+L रूल हमारा अफोवा प्रिंसिपल जो है, दैट्स बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। वेरी गुड। अफोवा प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, लेकिन अभी उस प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं करेंगे। हाल फिलहाल हम डिस्कस करेंगे N+L रूल की कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? इसको नोट डाउन जल्दी से करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। विल मूव टू, विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। मैं देखता हूँ इस पे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। हो गया ना? आई होप ये बात होगी। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स हैव सबशेल 3p सबशेल, वी हैव 2s सबशेल, we have 3d सबशेल, we have 4s सबशेल, we have 4p सबशेल, और इनका हमें एनर्जी ऑर्डर निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, n रूल देखेंगे, n देखेंगे इनका। तो इसके केस में n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्या देखेंगे, L का वैल्यू। तो L का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, P का L होता है 1, S का होता है 0, D का होता है 2, S का 0, P का 1, है ना? उसके बाद देखेंगे N+L क्या आ गया, यहाँ पे N+L इज इक्वल टू 4, 2+0 इज इक्वल टू 2, 3+2 इज इक्वल टू 5, 4+0 इज इक्वल टू 4, 4+1 इज इक्वल टू 5। जहां पे N+L ज्यादा, वहां पे एनर्जी ज्यादा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे N+L हमारा 5 आ गया, और यहाँ पे भी 5। सबसे ज्यादा तो 5 है, लेकिन दोनों के केस में कंपटीशन है। तो देखेंगे n किसका बड़ा है। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब 4p की एनर्जी ग्रेटर देन है 3d।
4p, हाँ वेरी गुड, 4p की एनर्जी ग्रेटर देन है 3d। अब हमारे पास आता है ये वाला ऑर्बिट, ये वाली सबशेल और ये वाली सबशेल, दोनों के केस में n प्लस एल क्या है, n प्लस एल सेम है। अब क्या करेंगे, n वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 4 और हियर n का वैल्यू 3। उसके बाद आएगा आपका 4s और उसके बाद आएगा आपका 3p। उसके बाद हमारा n प्लस एल यहाँ पे 2 है, तो उसके बाद 2s आएगा। आई होप कि अब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सबको आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है, क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। क्वांटम नंबर्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप सब लोगों को आएगा ना, बताइए, सब लोगों को आएगा ना। हाँ, एक बात मैंने क्वांटम नंबर्स में अभी नहीं बताई थी कि यहाँ पे मेरे शेल्स हैं, अगर लेट अस से यहाँ पे मेरे सब शेल्स हैं और यहाँ पे मेरे ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे मेरे ऑर्बिटल्स हैं। तो शेल के केस में हमारा शेल नंबर होता है दैट्स एन, उसको हमने नोट करते हैं 1 2 3 4 से। और एक शब शेल में, किसी भी शेल में कितने सब शेल्स होते हैं दैट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। तो मतलब अगर मैं बताऊंगा पहली शेल में कितने सब शेल्स हैं, जितना इसका शेल नंबर है उतने सब शेल्स, मतलब एक सब शेल होगी। दूसरी शेल में कितने सब शेल्स, दो सब शेल्स। तीसरी शेल में कितने सब शेल्स, तीन सब शेल्स। फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स, फोर सब शेल्स। बेसिकली जो शेल नंबर होता है उसके बराबर होते हैं नंबर ऑफ सब शेल्स। इसके केस में हम बोलेंगे एस सब शेल। इसके केस में दो है तो एस और पी होगा, तीन है तो एस पी डी हो, डी होगा, चार है तो क्या होगा, एस पी डी एफ, चार है तो क्या होगा, एस पी डी एफ होगा, मतलब एस पी डी एफ। अब ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि शेल नंबर इज इक्वल टू एन, बट ऑर्बिटल का नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ऑर्बिटल का नंबर किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है। ऑर्बिटल का नंबर किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है। बताइए मुझे, पहली शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एन स्क्वायर दैट्स वन। पहली शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, दैट विल बी इक्वल टू वन स्क्वायर। और पहली शेल में एक स्क्वायर दैट्स इक्वल टू वन, तो एक ही ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल कहेंगे। अब अगर सेकंड शेल में हम कहेंगे ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू टू स्क्वायर। टू स्क्वायर मींस टू टू आर फोर, फोर ऑर्बिटल्स होंगे। और वो क्या होंगे, एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल्स होंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई है ना। तीसरी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, थ्री स्क्वायर ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज नाइन ऑर्बिटल्स। तो नाइन ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एक एस होगा, तीन पी ऑर्बिटल्स होंगे और पांच डी ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। लाइक दैट, क्लियर हुई बात। ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। बेसिकली यहाँ से मैंने एक पी वाई क्यों देखा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन इन एल शेल इज इक्वल टू, तो एल शेल के लिए आपको पता है एन क्या हुआ है, एन इज टू, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू फोर। क्लियर हुई ना बात, क्लियर हुई बात सबको, सबको बात क्लियर हुई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट्स पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको नोट डाउन जल्दी से करो, हम डिस्कस करेंगे पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। We'll discuss Pauli's exclusion principle. Let me know you have noted it down. तो स्टार्ट करेंगे Pauli's exclusion principle. क्लियर हो गया, हो गया, नोट किया अपने लोगों ने, आई नोटेड इट डाउन। आई होप की बात क्लियर हो गई। नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट्स पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली, हाँ, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट जल्दी से लिखते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आता है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये बात इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्बिटल में नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स।
ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, मतलब चारों के चारों क्वांटम नंबर्स क्या हैं, वो सेम नहीं होंगे। इफ थ्री ऑफ देम आर सेम, अगर तीन सेम होंगे, इफ थ्री ऑफ देम आर सेम, अगर थ्री ऑफ देम आर सेम, then they must differ in the fourth quantum number, then they must differ in the fourth quantum number, that is spin quantum number। तो ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को बेसिकली यहाँ पे याद भी नहीं रखना है, ना ही इसको रटना है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास लेट अस हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन टू पी जेड ऑर्बिटल। मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है, आई हैव अ कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, आई हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन टू पी जेड ऑर्बिटल, मतलब बाय कॉन्फ़िगरेशन इज टू पी जेड टू। ये मेरी एक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर मैं आपको बोलूंगा वैल्यू ऑफ एन, एल और एम निकालो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे इसके लिए एन का वैल्यू 2 है, और पी के लिए, पी सबशेल के लिए वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0, और पी जेड के लिए बताइए मुझे एम का वैल्यू क्या होता है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि फॉर पी जेड ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एम इज ऑर्बिटरली टेकन टू बी 0, है ना। और सॉरी, पी के लिए वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1, पी के लिए वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी, एक सेकंड। P के लिए वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1, है ना। अब M क्या होता है पी जेड ऑर्बिटल के लिए? हाँ, वेरी गुड, मतलब पी जेड ऑर्बिटल के लिए M का वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मेरा पी जेड ऑर्बिटल है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन होगा। मतलब अगर स्पिन अप है तो मैंने बोला था इसका इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट्स प्लस हाफ, और अगर स्पिन डाउन है तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है दैट विल बी माइनस हाफ। अब देखो, पहले मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, लेट मी टेक अ डिफरेंट टेक, पहले मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स निकालता हूं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसका स्पिन ऊपर की ओर है ना, मतलब इसका स्पिन विल बी इक्वल टू प्लस हाफ। अब मैं बात करूंगा दूसरे इलेक्ट्रॉन की। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मेरा है दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है? 2p z ऑर्बिटल में। तो अगर 2p में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, p में है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 1। अब z ऑर्बिटल में है, pz में है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0। बट इसका स्पिन जो है दैट इज डाउन, तो इसका स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है दैट विल बी माइनस हाफ। तो देखो, इफ थ्री ऑफ देम आर सेम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स जब भी ऑर्बिटल में होंगे तो इट इज नेसेसरी कि एक का स्पिन अप हो, दूसरे का स्पिन डाउन हो। बस शॉर्ट में यही बात है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स जब जब भी आपके ऑर्बिटल में होंगे तो इट इज नेसेसरी कि एक का स्पिन अप हो, दूसरे का स्पिन डाउन। क्यों? बिकॉज उसमें जो चार क्वांटम नंबर्स हैं, तीन सेम हो सकते हैं, बट दे मस्ट डिफर इन द फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर हुई बात? सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेट मी नो फास्ट, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमें क्लियर कंसेप्ट ये आता है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज नेसेसरी कि एक का स्पिन अप होगा, दूसरे का स्पिन डाउन होगा। तो दोनों का स्पिन अगर हम देखेंगे, ओवरऑल स्पिन कितना होगा? प्लस हाफ माइनस हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर स्पिन 0 होगा तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, दैट विल बी 2s+1। तो s यहाँ पे आपका 0 निकला, सो दैट विल बी 2 इंटू 0+1, 2 into 0+1, and that will be 0। उसका मतलब वो सिंगलेट, that will be equal to 1, सॉरी, 2 into 0+1 is equal to 1। उसका मतलब सिंगलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रिपलेट स्टेट, है ना। यहाँ से ये भी हम कंफर्म करेंगे कि सिंगलेट स्टेट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ अ ट्रिपलेट स्टेट। सबको क्लियर हुआ? है ना, सबको क्लियर हुआ? पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबको क्लियर हुआ? ये है हमारा पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है?
या तो आ सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज, वो वहीं से बोलेगा नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, दिस इज स्टेटमेंट, मतलब दिस स्टेटमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आंसर रहेगा। या तो आपको देगा दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में, बोलेगा इनमें से जो भी क्वांटम नंबर्स हैं कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जिसमें ये डिफर करते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कोट ओवर हियर कि आप देख सकते हो उनके क्वांटम नंबर निकाल सकते हो, उसके बाद आप बता सकते हो कि किस क्वांटम नंबर में बेसिकली ये डिफर करते हैं, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट इज हंड्स रूल। हंड्स रूल पे आते हैं। हंड रूल, इस रूल को नाम दिया जाता है रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंड रूल को डिस्कस करेंगे। इसी से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस भी आएंगे, तो इस रूल को डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी और हंड रूल इसको बेसिकली कहते हैं। तो हंड्स रूल क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन। वी नो दैट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2। उसके बाद हमारे पास 2s2 सेकंड शेल में, और 2p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो मैं आई विल राइट 2px, 2py, 2pz। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन हमने दे दी, अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, या तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे या इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 2, 4, 6 और 7, या एक और कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। मतलब मेरे पास दो वेज हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। अब ये वाली और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा p ऑर्बिटल्स की, तो p ऑर्बिटल्स मेरे पास 3 है ना। इन 3 p ऑर्बिटल्स को मैंने यहाँ पे फिलअप कैसे किया, यहाँ पे मैंने इनको ऐसे फिलअप किया, और यहाँ पे एक और वे था जिससे मैंने इनको फिलअप किया, दैट वाज दिस वे, मैंने इनको ऐसे फिलअप किया, है ना। अब हंड रूल क्या कहता है, मुझे डिस्कनेक्ट हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब मैं रूल ऑफ हंड्स रूल एंड अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। हंड्स रूल क्या कहता है, इट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, रूल ऑफ हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको, मैंने नाइट्रोजन की दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz0, ये एक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। एक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली लिखी, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब मैं बोलूंगा आपको ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं इनको कंपेयर करो, तो आप यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे और इनको कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, तो तभी आपको अंडरस्टैंड होगा रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे आप s निकालो, तो बताइए s कितना होगा, इसका होगा ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ होगा, इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा स्पिन निकालो, तो इसका होगा प्लस हाफ, इसका भी होगा प्लस हाफ, और इसका भी होगा प्लस हाफ, है ना। तो टोटल अगर इसको करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो एस विल कम आउट टू बी, स्पिन कितना आएगा 3/2। यहाँ पे देखो स्पिन कितना आएगा 1/2। अगर यहाँ पे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 2s+1। तो s आपका निकल गया 1/2, सो यू कैन राइट 2 into 1/2 + 1। सो बेसिकली 2 and 2 विल कैंसल अवे, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 2 इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 into 3/2 + 1, है ना। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 + 1 4 आ गया। मतलब इस केस में ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, इस केस में कम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। अब हंड्स रूल का नाम क्या है, रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मतलब वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करो जहां पे ज्यादा से ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी। तो अब आपको चेक नहीं करना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, आप डायरेक्टली चेक करो स्पिन क्वांटम नंबर जो टोटल है इसका कहाँ ज्यादा आएगा, वहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी। इसलिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये बनेगी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए हम क्या कहते हैं,
इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं हाफ फिलड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिलड मतलब 3 ऑर्बिटल्स है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कहेंगे हाफ फिलड। अच्छा, कंप्लीटली फिलड कब कहेंगे? जब हमारे पास p ऑर्बिटल होगा, तो अगर p ऑर्बिटल में बराबर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब कहेंगे कंप्लीटली फिलड कॉन्फ़िगरेशन। अगर उनमें से कोई ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब उसको कहेंगे इनकम्प्लीटली फिलड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर वहां पे हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा विद सेम स्पिन होगा, मतलब सेम स्पिन मतलब इधर ऑल अप और ऑल डाउन, तो तब क्या कहेंगे कि ये हाफ स्पिन हाफ फिलड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हंड्स रूल यही कहता है कि पहले जो आपके पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, पहले हाफ फिलड कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। बताइए, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हंड्स रूल सबको क्लियर हुआ? अभी मैं इसका लॉजिकल आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा व्हाई इट इज मोर स्टेबल, है ना। पहले अंडरस्टैंड करेंगे रूल को कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसको क्यों कहा जाता है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? बताइए मुझे, लेट मी नो फास्ट कि सबको क्लियर हो। वाजिला क्लियर हुआ ना आप? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, डी ऑर्बिटल्स की बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वेरी गुड, एंड हाँ, बहुत बढ़िया। क्लियर नहीं हुआ? चलो, चलो बाइजिला एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी टेक डी ऑर्बिटल्स। बताइए डी ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास? डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, है ना। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर 5 डी ऑर्बिटल्स। तो लेट अस से मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में है, दे आर बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास डी 7 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या करेंगे डी 7 कॉन्फ़िगरेशन में? क्या करेंगे डी 7 कॉन्फ़िगरेशन में? सबसे पहले होल्ड क्या कहता है, अब देखो कितने वेज हैं, वेज कितने हैं। ये एक वे है कि मैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन, चलो डी 5 ही लेते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट अस से मेरे पास डी 5 मतलब मेरे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है जिनको मुझे फिलअप करना है डी ऑर्बिटल्स में। तो 5 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, कहाँ कहाँ फिलअप करूंगा? एक ये वे है, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा। एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो इसको बोलूंगा मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलूंगा? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलूंगा मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? मेरे पास एक और वे ये भी है, ये भी मेरे पास एक और वे है कि मैं सबसे पहले इस ऑर्बिटल को दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको दूंगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ और डी ऑर्बिटल्स हैं जो इनकम्प्लीट रह गई, इसको बोलूंगा इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन। इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इनकम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब हंड रूल क्या कहता है? जहां पे ज्यादा स्पिन होगा, अब यहाँ पे स्पिन निकालो, ऊपर की साइड है तो प्लस हाफ, ये भी ऊपर की साइड है प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ होगा, ये भी प्लस हाफ होगा, ये भी प्लस हाफ होगा। 1 2 3 4 5, सो यहाँ का स्पिन आएगा 5/2। यहाँ का स्पिन देखो, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ कैंसल, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ कैंसल, और ऊपर का होगा 1 हाफ। तो बताइए सबसे ज्यादा स्पिन यहाँ का है ना। तो हंड रूल कहता है वही वाली कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करो जहां पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी स्पिन की। तो यहाँ पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, सो हम ये नटशल में कहेंगे कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर अदर रीजंस भी होंगे। जब कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगी तब हमारे पास अदर रीजंस आएंगे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। क्लियर? अब क्लियर हुआ? मॉजिला, लेट मी नो नाउ इट्स क्लियर टू यू। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्यों प्रेफर करेंगे, इसको क्यों नहीं करेंगे? इसका मतलब ये आना चाहिए आपका अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन हो या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे तब भी एक्सचेंज पॉसिबल है। तो देखो, ये मेरे पास एक टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है D5 की, और ये मेरे पास दूसरी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरे पास दूसरी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने पहला जो इंपॉर्टेंट चीज बोला, इस कंसेप्ट को कौन चीज एक्सप्लेन करेगा कि इन दो में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगी। तो मैंने कहा ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और मैंने कहा ये इनकम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब हंडिस रूल ने मुझे कहा कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल है। अब इसका हम लॉजिकल रीजन देखना चाहते हैं, ये लेस स्टेबल है। इसका लॉजिकल रीजन मैंने पहले बोला, सबसे पहला रीजन जो लगेगा दैट इज एक्सचेंज एनर्जी, है ना, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी।
तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करके, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, मतलब एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। अब यहाँ पे देखें एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज पोजीशन कर सकता है। मैं एक ही डायरेक्शन में दिखाऊंगा, पॉसिबिलिटीज कि यहाँ भी जाएगा, तो एक डायरेक्शन में दिखा के ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पोजीशन कर सकता है। सो इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। अब मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस देखूंगा। ये तो इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है पोजीशन, इसके साथ कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है, मतलब इसके लिए 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, ये एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन विद दिस इलेक्ट्रॉन एंड विद दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं? 2। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, ये एक्सचेंज कर सकता है इसके साथ 1 एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो अगर मैं टोटल एक्सचेंज यहाँ पे देखूंगा, 4 + 3, ये 3 है, 4 + 3 + 2 + 1, मतलब इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? सो जितनी कितनी एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे निकलेगी, 10 एक्सचेंज की। तो मैंने एक ही डायरेक्शन कंसिडर की। अब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन, इनमें से दो में से किसी इलेक्ट्रॉन को देखो, लेट अस टेक दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है विद दिस पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन कर सकता है एक्सचेंज अपनी पोजीशन इसके साथ, ये एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन इसके साथ, मतलब 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन कर सकता है अपनी पोजीशन एक्सचेंज इसके साथ, मतलब इसके लिए कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? 1 एक्सचेंज पॉसिबल है। अपने ही ऑर्बिटल में एक्सचेंज करने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिटल में एक्सचेंज नहीं होना है, दूसरे ऑर्बिटल की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसके लिए 1 2 3 एक्सचेंजेस, और इसके लिए कितने एक्सचेंजेस? इसके लिए अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो 4 एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी वो कम होगी। दिस इज द रीजन कि जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन ए है एंड दिस इज कॉन्फ़िगरेशन बी, दिस इज द रीजन व्हाई कॉन्फ़िगरेशन ए इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बी। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? तो यही रीजन है कि नाइट्रोजन के केस में मैं ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, जो मेरे 3 पी ऑर्बिटल्स है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस वाली कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मेरे एक ऑर्बिटल में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। सबको क्लियर हुई? सो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, यही हुंडा रूल कहता है ना। इसी के बेसिस पे हमने एक कंसेप्ट लगाया कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे आप इस इलेक्ट्रॉन के भी एक्सचेंजेस देख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ, मतलब और 3 एक्सचेंजेस हो सकते हैं, फिर भी ये कम होगा, है ना। तो नंबर सेकंड रूल इज सिमेट्री रूल। नंबर सेकंड इज सिमेट्री रूल। अब सिमेट्री रूल क्या कहता है? सिमेट्री रूल कहता है, सिमेट्री बेसिकली क्या होता है? किसी चीज को कितने अच्छे से तराशा जाता है, दैट इज सिमेट्री। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा, बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो मतलब किस चीज को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, विच इज मोर सिमेट्री। तो सिमेट्री रूल ये कहता है, द मोर सिमेट्रिक एन ऑब्जेक्ट इज द मोर ब्यूटीफुल इट इज। जो भी कोई चीज जितना ज्यादा ब्यूटीफुल होगा उतना ज्यादा सिमेट्रिक होगा, और जो भी जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसकी स्टेबिलिटी बेसिकली उतनी ज्यादा होगी, है ना। कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल को, डे टू डे लाइफ में हमारे पास 2 बंदे हैं, एक ये वाला बंदा है, एक ये वाला बंदा है। मतलब मोटा है, मोटा है मतलब, अब मोटे लोग जो भी होगा ना, मुझे बाद में मतलब कुछ नहीं कहना। देखो, ये मोटा है, इसका वेट जो है इट इज 200 kg। अब एक और जो बंदा है, इसकी बॉडी जो है वेरी फिट बॉडी है, जिम जाता है, हाँ, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, इट वे 60 kg। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मोर सिमेट्रिक होगा, ये मोर ब्यूटीफुल इसका लुक होगा, है ना। तो मोर सिमेट्रिक एन ऑब्जेक्ट इज मोर ब्यूटीफुल इट इज। अब सिमेट ब्यूटीफुल कौन बनाएगा? ब्यूटीफुल बनाएगा, आप खुद भी देख सकते हो, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है ये लगती है ज्यादा ब्यूटीफुल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इसका हर एक बॉडी पार्ट ठीक है, लेकिन ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे, इसकी एक इसका एक बाजू नहीं है, 2 बाजू नहीं है बेसिकली, ये बाजू भी नहीं है और एक टांग भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है, है ना। सिमेट्री रूल ये कहेगा
कि मोर सिमेट्रिक एन ऑब्जेक्ट इज मोर स्टेबल इट इज। क्लियर? तो हम ये कहेंगे हाफ फिल्ड orbitals and completely filled orbitals are more symmetric, have more exchange energy, hence are more stable than that of incompletely filled orbitals। इस बात को जल्दी से लिखेंगे कहीं पे, है ना? इसको नोट डाउन करो। दो रूल्स हैं, एक सिमेट्री रूल है, एक आपका एक्सचेंज एनर्जी रूल है। एक्सचेंज ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ज्यादा सिमेट्रिक होगा, ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, ज्यादा इसका लुक अच्छा होगा, तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो लिखो, तो हम कहेंगे कि हाफ फिलेट एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में हर जगह रूल अप्लाई होगा, अदर रीजंस हैं कहीं कहीं जहां पे एक्सेप्शन आएगा, जिसको टीचर्स यूजुअली कहते हैं एक्सेप्शन, बट हर एक एक्सेप्शन का रीजन होता है। बहुत बार हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, उस एक्सेप्शन का हम वहां पे रीजन देंगे कि यहाँ पे ये वाला रूल फिलअप क्यों नहीं होता है ना। बट 99.9